अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे भी। आने वाले 2 महीनों में देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि शायद इन्हीं 2 महीनों के भीतर मोदी गवर्नमेंट गिरने वाली है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, लेकिन सच कहूं तो ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है, और वो भी सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर पॉलिटिक्स में गेम कभी भी बदल सकता है, और खासकर बिहार के इलेक्शंस हमेशा से ही पॉलिटिक्स का गेम चेंजर रहे हैं। चाहे बात हो यहाँ के अलायंसेस की या कास्ट सिस्टम की, बिहार हमेशा से ही विवाद और बदलाव दोनों का एपिसेंटर रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन देश की इतनी बड़ी सरकार को हिला सकता है, या ये बस एक अफवाह है जिसे लोग हवा दे रहे हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ऐसी अपमानजनक बातें करना। देखो, इंडिया की लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं कम से कम 272 सीट्स। 2014 में जब बीजेपी आई तो उसने कमाल ही कर दिया, 280 सीटें जीतकर बहुमत के साथ अपने दम पर सरकार बनाई। 2019 के इलेक्शन में ये नंबर और बढ़ गया, 303 सीटें। मतलब इस बार मोदी लहर अपने पीक पर थी, और देश भर में एक ही नाम गूंज रहा था। लेकिन फिर आता है 2024 और यहाँ पर गेम बदल जाता है। इस बार बीजेपी सिर्फ 240 सीटों तक ही सिमट गई। मतलब पहली बार मोदी सरकार अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी, और इसीलिए बीजेपी ने फिर से गेम सेट किया। उसने नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और साथ में शिवसेना और एलजेपी के सपोर्ट से सरकार बना ली, और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन इस बार की सरकार अलग थी। ना तो बीजेपी के पास पूरा कंट्रोल था, और दूसरा ये सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी, और गठबंधन की सरकार में हमेशा एक रिस्क होता है कि वो कभी भी गिर सकती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे बिहार में होने वाले इलेक्शंस करंट गवर्नमेंट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब देखो, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट्स हैं, और सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं कम से कम 122 सीटें। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टीज को मिलाकर टोटल 138 सीटों के साथ पावर में है। और दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और कुछ छोटी मोटी पार्टीज को मिलाकर लगभग 105 सीटों के साथ अपोजिशन में है। अब अगर बात करें नवंबर में होने वाले इलेक्शंस की, तो इस बार मैदान में 3 बड़े नाम हैं। पहला जेडीयू से नीतीश कुमार, जो फिलहाल बिहार के करंट सीएम भी हैं। दूसरा आरजेडी से तेजस्वी यादव, जिनका बेस यूथ और रूरल वोटर्स में काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। और तीसरा जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर, जो पहली बार अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन में किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखो, सियासत का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जिस स्पीड से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसे देखते हुए नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं डर में तो हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है, उसे 10,000 रूपए की मदद मिलेगी। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी मेजर वोट बैंक यानी महिला वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश की है। उनके वोट बेस में 60% महिलाएं हैं, और इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर महीने महिलाओं के खाते में 10,000 रूपए जमा करा रहे हैं। पर मामला यहाँ पर भी टक्कर का है, क्योंकि दूसरी साइड तेजस्वी यादव ने खुलकर ये कह दिया है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने ये वादा तक कर दिया है कि सरकार बनने की 20 दिनों के अंदर ही एक एक्ट पास करेंगे, और 20 महीनों के अंदर ही इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे, और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। सुनने में तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये बस एक पॉलिटिकल जुमला है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और इकोनॉमिकली इलॉजिकल। देखो, सिंपल तरीके से समझो कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम लगभग 60,000 रुपए पर ईयर है, जबकि नेशनल एवरेज 1,70,000 के आसपास है। बिहार का स्टेट बजट है 2.6 लाख करोड़ रुपीज। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपीज सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है, तो बचता क्या है? हार्डली 1 लाख करोड़ रुपए। और इसी में से बिहार का एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कुछ होता है। और ऐसे में अगर आप हर घर को एक सरकारी नौकरी देने की बात करते हो तो बिहार में लगभग 2 करोड़ घर हैं। इवन अगर 1 करोड़ घर को भी एलिजिबल मान लो, तब भी सैलरी और पेंशन के एनुअल बर्डन 3 से 5 लाख करोड़ के बीच पहुंच जाएगा। मतलब आपको पूरे बिहार का बजट 2 से 3 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो आरजेडी का ये मूव उनके वोट बैंक को बढ़ा तो जरूर सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिहार में लगभग 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं या पॉलिटिकल प्रोमिसेस को उतनी गहराई से नहीं समझते, और इसीलिए आरजेडी के लिए ये मूव कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक तो हो सकता है। दूसरा, अगर कांग्रेस की वोट चोरी और वोट अधिकार जैसे कैंपेन थोड़ा भी ग्राउंड पर इम्पैक्ट डालते हैं तो उसका सीधा फायदा इंडिया ब्लॉक को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस अकेली नहीं चल रही, वो आरजेडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। और अगर कांग्रेस का बेस थोड़ा भी स्ट्रांग होता है तो कंबाइंड वोट शेयर ऑटोमेटिकली इंडिया ब्लॉक के फेवर में आ जाएंगे। अब अगर इंडिया गठबंधन बिहार में जीत गया तो समझो गेम बदल सकता है। नीतीश कुमार तुरंत पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ सकते हैं और महागठबंधन उन्हें एक बार फिर से बिहार का सीएम बना सकता है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के पलटी रिकॉर्ड को देखा जाए तो 1996 से 2024 तक वो टोटल 6 बार पलटी मार चुके हैं। 1996 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जनता दल को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया। इसके बाद 2013 में बीजेपी से भी रिश्ते तोड़ दिए और सेक्युलर स्टैंस अपनाया। उसके बाद 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, तीसरी पलटी। इसके ठीक 2 साल के बाद यानी 2017 में एकदम से कांग्रेस को छोड़कर रातों रात बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, चौथी पलटी। उसके बाद 2022 में फिर से बीजेपी से निकलकर कांग्रेस के साथ आ गए, 5वीं पलटी। और फिर जनवरी 2024 में उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़कर वापस से एनडीए यानी बीजेपी की कैंप में एंट्री ले ली। यानी वो हर बार पलटी मारते हैं और हर बार बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो अब सोचो कि अगर बिहार में इंडिया अलायंस जीत जाता है तो नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारकर इंडिया ब्लॉक साइड आ सकते हैं और दोबारा से बिहार के सीएम बन सकते हैं, और बदले में वो अपनी 12 लोकसभा सीटों का सपोर्ट इंडिया अलायंस को दे देंगे। वाह क्या सीन है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी 293 सीटों से घटकर 281 रह जाएगी, लेकिन सरकार अभी भी खड़ी रहेगी। और इसीलिए इस गेम में एंट्री होती है एक और बड़े प्लेयर की, चंद्रबाबू नायडू। 2024 में बीजेपी ने इनके साथ मिलकर अलायंस बनाया था, लेकिन अगर राहुल गांधी उन्हें होम मिनिस्ट्री जैसी कोई बड़ी पोस्ट ऑफर कर देते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो उनकी 16 सीटों का सपोर्ट भी इंडिया अलायंस के पास चला जाएगा। इसका मतलब बीजेपी की टैली 281 से घटकर 265 रह जाएगी, और ऐसे में पूरे चांसेस है कि मोदी सरकार गिर सकती है। अब तक की बातें सुनकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ये सब तो बस ख्याली पुलाव है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स के गेम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आपको याद ही होगा वो दौर जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन 2 साल के बाद जब इलेक्शंस अनाउंस हुए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरी अपोजिशन एक साथ आ गई, जिसमें भारतीय जनसंघ जो आज की बीजेपी है, ओल्ड कांग्रेस, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। इंदिरा गांधी को ये लगता था कि इमरजेंसी के दौरान देश में डिसिप्लिन आया है तो लोग उन्हें ही वोट देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कांग्रेस बुरी तरह हार गई, उसे सिर्फ 153 सीटें ही मिली और जनता पार्टी ने 295 सीट्स जीतकर पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार बना ली। प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जनता पार्टी खुद मल्टीपल पार्टीज का अलायंसेस थी, जिसमें सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। इस दौरान मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच तनाव बढ़ता गया। चरण सिंह के पास उस वक्त 65 लोकसभा सीटें थी और इंदिरा गांधी ने यह मौका पहचान लिया। उन्होंने चरण सिंह से एक डील कर ली कि तुम जनता पार्टी छोड़ दो, हम तुम्हें पीएम बना देंगे। और हुआ भी वैसा ही। चरण सिंह ने अपना सपोर्ट कांग्रेस को दे दिया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और चरण सिंह बने देश के प्राइम मिनिस्टर। सोचो, जिनके पास सिर्फ 65 सीटें थी वो देश के पीएम बने, और कांग्रेस जिसके पास 153 सीटें थी उसने ये पूरा गेम सेट किया। और ये इंसिडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको क्या लगता है, जैसा 1975 में हुआ वैसा 2025 में भी रिपीट हो सकता है? क्या चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह की ही तरह देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर आज के पॉलिटिकल सेटअप में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है?